इस वीडियो में हम नीट 2026 के उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो आए हैं फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ से टोटल 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, द मेन फंक्शन ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस इज। तो देखो, ग्रासेस क्या होते हैं? ग्रासेस होते हैं मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स की खासियत के बारे में आपको पूछा है और आपको बता दिया कि कौन सी खासियत के बारे में पूछा है, दैट इज बुलीफॉर्म सेल्स। इसका फंक्शन क्या है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कि ये होता क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है इन ग्रासेस सर्टेन अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स। अब ये अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? देखो, जैसे मान लो ये एक स्टेम है, यहाँ पर कोई एक फूल है, यहाँ पर एक पत्ती है, ठीक है। तो ये जो लीफ का अपर सरफेस है इसे बोलेंगे अडैक्सियल सरफेस, और जो लोअर सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड अबैक्सियल सरफेस। तो यहाँ पे अडैक्सियल बोला है मतलब कि अपर सरफेस की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपर सरफेस है, लीफ की अपर सरफेस है, उस पे जो एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स कौन से होते हैं? कोई भी बॉडी के, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, प्लांट बॉडी हो गया, जो सबसे बाहर वाली लेयर हमें दिख रही होती है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है। जो भी लेयर हमें दिख रही है, जैसे हमारी स्किन की जो लेयर हमें दिख रही है, हमारे हाथ में जो लेयर हमें दिख रही है चमड़ी की, दैट इज ऑल्सो एपिडर्मिस। अच्छा, डर्मिस मतलब होता है स्किन, डर्मिस मतलब होता है स्किन। एपी मतलब होता है ऊपर का स्किन, यानी कि आउटर स्किन। एपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे। तो हाइपोडर्मिस यानी कि नीचे वाला स्किन, एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाला स्किन। तो यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स है, यानी कि सबसे बाहर के जो सरफेस के सेल्स हैं, उसके अडैक्सियल सरफेस पे, यानी कि ऊपर के सरफेस पे, वहां पर अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। तो यहाँ पर क्रक्स ये है कि जो लीव्स होती हैं उनमें सारे सेल्स तो हमें ऐसे नॉर्मली दिखेंगे, मान लो ये नॉर्मल सेल्स है। अचानक से हम देखेंगे कि इनके अडैक्सियल सरफेस पर कुछ सेल्स इस तरीके से हमें दिख रहे हैं बड़े बड़े, फिर वापस से ऐसे करके नॉर्मल सेल्स शुरू हो गए। तो ये जो वाले बड़े वाले सेल्स हैं इनको बोला जाता है बुलीफॉर्म सेल्स। स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, क्या काम करती है? देखो, जब प्लांट को पानी का कोई स्ट्रेस नहीं है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, प्लांट को अच्छा खासा पानी मिल रहा है, तो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स है ये इस तरीके से रहेंगी, एकदम तगड़ी तगड़ी, सारा पानी भरा होगा इसके अंदर, मतलब ये कैसी रहेंगी? एकदम टर्जिड रहेगी, एकदम फूली हुई रहेगी। लेकिन जैसे ही प्लांट को पानी की कमी होगी तब क्या होगा कि ये वाली जो सेल्स थी अभी तक जो फूली हुई थी, अब ये इस तरीके से हो जाएंगी, एकदम सिकुड़ सी जाएंगी। सिकुड़ने को क्या बोलते हैं? सिकुड़ने को बोलते हैं फ्लैसिड। तो ये जो फ्लैसिड हो गई है, अब इसकी वजह से क्या होगा, लीफ जो पहले इस तरीके से था, अब ये लीफ जो है ये इस तरीके से कर्लिंग हो जाएगा। तो जब लीफ पूरा इस तरीके से था, जब पानी का कोई स्ट्रेस नहीं था, जब जो बुलीफॉर्म सेल्स थे वो बिल्कुल टर्जिड थे, जब पानी का कोई स्ट्रेस नहीं था, तो लीफ का जो सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा था टुवर्ड्स दी सनलाइट एंड एयर वो ज्यादा था। लेकिन जैसे ही पानी की कमी आई, प्लांट को क्या हो गया? वाटर स्ट्रेस हो गया। वाटर स्ट्रेस की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर जो बुलीफॉर्म सेल्स है वो फ्लैसिड हो गए। फ्लैसिड होने की वजह से क्या हो गई? कर्लिंग हो गई लीफ की। जैसे ही लीफ की कर्लिंग हुई, जो सरफेस एरिया एक्सपोज था टुवर्ड्स सनलाइट एंड एयर, अब वो कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। पहले वो ज्यादा था, अब वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होगा तो वहां से पानी जो निकल रहा था पहले इवेंचुअली, अब वो कम होगा, यानी कि वाटर लॉस जो है वो मिनिमाइज होगा। किस तरीके से? लीफ की कर्लिंग से। लीफ इनवर्ड्स की तरफ कर्ल हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ कर्लिंग हो रही है लीफ की, जिससे मिनिमाइज हो रहा है वाटर लॉस। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर देखो, सबसे पहला है टू मेक द लीफ इम्परमिएबल टू फंगल स्पोर्स। नहीं, ऐसा कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। टू ट्रांसपोर्ट वाटर, नहीं, वो तो ट्रांसपोर्ट में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नहीं। टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैस्पेरियन स्ट्राइप्स और सब्सिडियरी सेल्स के बारे में। आप सबने एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम जरूर देखा होगा, है ना? तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ इस डायग्राम से वो देखिए। ये जो बाहर की पिंक कलर की सेल दिख रही है आपको, ये होती है रूट हेयर, ठीक है। ये कुछ सेल्स है हमारे बाहर की तरफ, उसके ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये जो एक्सटेंशन है उसको रूट हेयर बोलते हैं। उसके बाद ये जो फर्स्ट आपको ग्रीन वाली लेयर दिख रही है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद ये जो पूरी ग्रीन वाली लेयर आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अब इस कॉर्टेक्स में देखो, सबसे पहले क्या आया? एपिडर्मिस, फिर क्या आया? कॉर्टेक्स। अब ये वाली जो पिंक वाली लेयर दिख रही है ना आपको, ये वाली ऐसे वाले जो सेल्स दिख रहे हैं, ये होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। ये होती है एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं सुबेरीन के डिपोजिशन।
ये सुबेरिन क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है विच इज हाईली इम्परमेबल टू वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो पानी रूट हेयर अब्सॉर्ब कर रहा था, यहाँ से इंटरसेल्यूलर स्पेस से होते हुए, ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सब यहाँ से होते हुए पानी कहाँ तक आ गया, पानी, न्यूट्रिएंट्स, आयंस जो भी थे वो यहाँ तक तो आ गया। लेकिन अंदर देखो, अंदर क्या है, रेड वाला क्या है, जाइलम है, ये पर्पल वाला क्या है, फ्लोएम है। यानी कि अब अंदर क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है सेल्स की। यानी कि अब रूट्स जो भी अब्सॉर्ब करेंगे, हम सब कुछ थोड़ी ना सेल के अंदर जाने दे सकते हैं, क्योंकि अब अंदर क्या है, अंदर तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है इसके, है ना, अंदर इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। तो जो चीज भी रूट अब्सॉर्ब करेगा ऐसी थोड़ी बिना चेकिंग के जाने देंगे। तो उस चेकिंग के लिए कि अब ये जो सेल्स हैं ये खुद डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा, उसके लिए होते हैं ये सुबेरियन डिपोजिशन वाले कैस्पेरियन स्ट्राइप्स। ठीक है, तो ये कैस्पेरियन स्ट्राइप्स क्या करते हैं, ये पानी की जो सप्लाई हो रही थी इंटरसेल्यूलर स्पेस के थ्रू, उसको पूरी तरीके से रोक देते हैं। तो अब सेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और सेल के अंदर से जाए। जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसा होता है ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि ये सिलेक्ट करेगा कि इसके अंदर से कौन सी चीजें जाएंगी और कौन सी चीजें नहीं जाएंगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, अब ये डिसाइड करेगा कि ठीक है, एंडोडर्मिस तक जिसको आना था पानी के साथ साथ मिलकर के सब आ गए, लेकिन अब आगे पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पेथ, फ्लोएम तक कौन सी चीजें जाएंगी, अब ये सेल खुद डिसाइड करेगा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यानी कि अभी तक जो पानी और न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू, एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू, एपोप्लास्टिक पाथवे यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस वाला पाथवे फॉलो करते हुए जो पानी और न्यूट्रिएंट्स अब तक जा रहे थे, अब एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर क्या है, ये है चेक पॉइंट। अब ये चेक पॉइंट आया है तो यहाँ पर सबको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करेंगे ये सुबेरियन डिपोजिशन। इन्होंने कर दिया है रोक टोक कि अब पानी और आगे कोई भी सामान ऐसे ही नहीं जा सकता, जो जाएगा उसे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना होगा। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खुद डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर से कौन सी चीजें जाएंगी। बेसिकली ये एपोप्लास्टिक पाथवे से सिम प्लास्टिक पाथवे में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एपोप्लास्टिक पाथवे से सिम प्लास्टिक पाथवे में शिफ्ट हो रहा है। एपोप्लास्टिक मतलब जो भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती थी वहां से नॉन लिविंग सेल्स के थ्रू होते हुए, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू होते हुए पैसिव वे में आ रहा था, यानी कि इसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये सिम प्लास्टिक होगा, सिम प्लास्टिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि अब ये लिविंग सेल्स के अंदर से जाएगा साइटोप्लाज्म के होते हुए। तो ये रोल होता है कैस्पेरियन स्ट्राइप्स का जो सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। ठीक है, दूसरा हम देखने वाले थे कौन सा था, सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स क्या होते हैं, देखो ये होता है स्टोमेटा का एक पूरा स्ट्रक्चर। उसमें से ये वाला जो आपको गैप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल पोर बनाया किसने, ये वाले जो आपको जो दो राजमा की तरह शेप के दिख रहे हैं सेल्स, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपको ग्रीन कलर के डॉट डॉट दिख रहे हैं ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इस गार्ड सेल के बाहर आपको एक परत दिख रही होगी, ये वाले जो कुछ सेल्स है, ठीक है, जो इसको सराउंड किए हुए हैं, ये होते हैं सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स का काम होता है गार्ड सेल की मूवमेंट में हेल्प करना, अभी मैं बताऊंगी कैसे। और ये गार्ड सब्सिडियरी सेल्स के जो बाहर बड़े बड़े सेल्स है ये होते हैं एपिडर्मल सेल्स। नहीं समझ में आया तो फिर सुनो, ये हो गए हमारे गार्ड सेल्स, मतलब प्लांट्स के। ये हो गए उसके सराउंडिंग वाले सब्सिडियरी सेल्स जो इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और ये हो गए उसके सराउंडिंग वाले एपिडर्मल सेल्स जो इसको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं सब्सिडियरी सेल्स। अब जब यहाँ पर ओपन करना है हमें स्टोमेटा को, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो, यानी कि हम चाहते हैं कि ये इस पोजीशन पर रहे। ऐसा है, मतलब कैसा है, ये ओपन है, तो ये गार्ड सेल्स कैसे रहेंगे, एकदम टर्जिड। अभी वही टर्जिड और फ्लैसिड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। जब गार्ड सेल्स टर्जिड रहेंगे तो ये इस तरीके से रहेंगे, तो ये जो स्टोमेटा है ये कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। अगर गार्ड सेल्स इस तरीके से हो जाए, ऐसे सिकुड़ से जाए, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बस इसी को हेल्प करवाते हैं, मतलब गार्ड सेल को टर्जिड रखना है या फ्लैसिड रखना है, उसमें हेल्प करेंगे सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। कैस्पेरियन स्ट्राइप्स का देखो क्या होगा, एंडोडर्मल सेल्स विद सुबेरिन डिपोजिशन। ठीक है, हमने अभी भी देखा कि सुबेरिन कहां पर होगा, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स में होगा, तो बी का हो जाएगा 4। बी का 4 होगा तो आपका ए भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। अगला यहाँ पर लिखा है
सब्सिडियरी सेल्स। अभी अभी हम देख कर आए हैं कि ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स। विसिनिटी मतलब क्या? गार्ड सेल्स के आसपास नियर बाई एरिया में होते हैं सब्सिडियरी सेल्स, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, गार्ड सेल की हेल्प करते हैं उसको टर्जिड रखने में यानी कि ओपन रखने में, या फिर फ्लैसिड रखने में यानी कि क्लोज रखने में। तो सी का हो जाएगा 1, और जैसे ही सी का 1 होगा हमारा आंसर आ गया A3 B4 C1 D2। कंजंक्टिव टिश्यू क्या होता है? दैट इज द टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, उनके बीच का जो टिश्यू है उसे बोलेंगे कंजंक्टिव टिश्यू। और स्टार्च शीथ, ये तो बहुत ही इजी है, एंडोडर्मल सेल्स जिसमें स्टार्च भरा हुआ हो। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अगले वीडियो के लिए वेट करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय।